हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। घटना चक्र की सीआरपीसी की सीरीज़ चल रही थी, उसमें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना है। क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी क्या भेजेगा, प्रतिलिपि भेजेगा, कॉपी भेजेगा। 154 में तो एफआईआर ये भेजेगा नहीं, 159 में भी नहीं, 156 में इन्वेस्टिगेशन इसमें भी नहीं, तो 157 के तहत कॉपी भेजता है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। 159 यह प्रावधानित करता है कि जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध की प्रथम सूचना की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तब इसकी रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो अपराध की पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए संसक्त है। तथा ठीक है, तो धारा 154 प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज करने की रीत प्रावधानित करता है। धारा 156 संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है। 159 क्या है, मजिस्ट्रेट की अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति को क्या करते प्रावधानित करता। कैसे मजिस्ट्रेट करेगा, अन्वेषण या जो प्रारंभिक जांच करने की शक्ति का प्रावधानित करती है, बताया गया 159 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा। बलात्कार की पीड़िता अगर एफआईआर दर्ज कराने आती है, कौन लेखबद्ध करेगा। थाने का प्रभारी अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ दिया है, 157 में दिया है कि जो पीड़िता आएगी अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का वो बंद करता है। 157 1B के परंतु 2008 द्वारा ये जोड़ा गया, ये याद कर लेना, 2008 द्वारा जोड़ा गया अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित के अनुसार बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन उसके निवास पर या उसके इच्छा के स्थान पर यथासाध्य किसी भी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या नज़दीकी नातेदार पर परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि सीआरपीसी की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को तैनात कर सकता और उसके अधीनस्थ हो। पुलिस द्वारा अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकता है, ए बी दोनों, तो वो निर्देश भी दे सकता है या किसी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए जो उसके अधीनस्थ हो उसको दे सकता है। ठीक है, तो दोनों काम कर सकता है, पुलिस को भी अन्वेषण के लिए कर सकता है, जांच को किसी मजिस्ट्रेट को रख सकता है। 159 के तहत रखता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल पढ़ लो। 159 क्या कहता है, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति से संबंधित है। किससे, अन्वेषण या प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से क्या के शक्ति से संबंधित है। इस धारा के अनुसार क्या है, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्राप्त हुआ वो अन्वेषण का आदेश दे सकता है, या यदि ठीक समझे तो वह प्रारंभिक जांच करने के लिए, अगर उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, जांच ही शुरू कर देनी चाहिए, तो जांच शुरू करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है कि सीआरपीसी की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जाता है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, थाने अधिकारी द्वारा, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का क्या कर रहा हो। आप देखो तीनों चीज़ पुलिस अधिकारी है, लेकिन इसमें आप कौन सा मानेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस अधिकारी वो 160 के तहत किसी साक्षी को बुला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कौन सी बात निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष 15 साल से कम उम्र के गवाह को उपस्थित करने की शक्ति है। एक पुलिस अधिकारी को एक महिला गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। एक पुलिस अधिकारी को 65 साल से अधिक आयु के गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है प्रस्तुत करने की। ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग है तो उसे है, यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, नहीं है। ठीक है,
हाँ नहीं है, मतलब मानसिक रूप से अगर कोई विकलांग व्यक्तियों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, यही सही है। देखो क्या कहता है, इसको पढ़ लो। ये 2013 द्वारा संशोधन किया गया है इस धारा 160 के परंतु 2013 के परंतु में, जिसमें 15 वर्ष से आयु, ये याद कर लेना, 15 वर्ष से आयु खूब पूछता है, 15 वर्ष आयु का कोई पुरुष तथा किसी स्त्री के साथ तथा 65 वर्ष, तो 15 वर्ष से कम आयु का और 65 वर्ष से अधिक आयु का और महिला, 3 लोग हो गए इसमें, ठीक है। आयु के व्यक्ति को मानसिक रूप से या विकलांग व्यक्ति को शामिल, और कौन सा, किसी भी आयु का कोई मानसिक या विकलांग व्यक्ति को भी शामिल किया गया। तो उपयुक्त संशोधन के द्वारा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने समक्ष पुलिस अधिकारी की शक्ति पर निर्बंधन लगाएगा, अर्थात एक पुलिस अधिकारी अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को प्रस्तुत करने की शक्ति धारा 160 के अंतर्गत नहीं है। 160 के अंतर्गत किसको किसको नोटिस नहीं जारी करेगा? 15 वर्ष से कम के बालक को, महिला को, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को, या मानसिक या क्या बोलते हैं शारीरिक रूप से कोई विकलांग व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान के 15 वर्ष से कम आयु को पुलिस थाने में नहीं बुलाया? अभी पढ़े हो 160। आप देखो क्लास पूछ लिया, 160 का क्लास 1, 160 का क्लास 2, और कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? 160 का क्लास 2 और 160 का क्लास 3, तो 160 का क्लास 1 के परंतुक में दिया है, ठीक है, परंतुक में ए ऑप्शन हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 का क्लास 1 के परंतुक के अनुसार किसी पुरुष जो 15 वर्ष की आयु का है या 65 वर्ष की अधिक आयु का है, या किसी स्त्री या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष स्त्री निवास करती भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है। फिर क्या कहता है? अब देखो सीआरपीसी कौन सी, 161 के बारे में, साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करता, निम्न में से किसके अंतर्गत अपराध किया? ठीक है, अगर 161 का बयान होता और वो उत्तर देने से मना, 176 भारतीय दंड संहिता, 179 भारतीय दंड संहिता, 187 भारतीय दंड संहिता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 179। अगर आप देखो, आपको अपराध में नहीं फंसाएगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है पुलिस ऑफिसर 161 के बयान में, उसका उत्तर देने के लिए वो आपके खिलाफ नहीं यूज किया जाएगा, लेकिन आप उसका उत्तर देना होगा। अगर आप उसका उत्तर नहीं देते तो 179 के तहत आपको, भारतीय IPC 179 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। देखो धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों की परीक्षा के दौरान किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना करता, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 179 याद कर लेना, दंडित हो गए। अगर 161 के बयान का उत्तर आप नहीं देते हो पुलिस का, तो 179 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंदर अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन को अभिलेख करता, लिखता है? तो किसमें? 161 का बयान, पुलिस अधिकारी 161 का, मजिस्ट्रेट 164 का, याद रख लेना। धारा 161 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति की क्या मौखिक परीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 160 के 1 में, दंड प्रक्रिया संहिता 160 के 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता के 161 के 1 में, दंड प्रक्रिया संहिता 161 के क्लास 2 में। तो 100 किस में दिया गया? 161 के क्लास 1 में दिया। क्या दिया? कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या कहता है, मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, तो पुलिस अधिकारी उसकी हाजिरी की अपेक्षा उसको 160 में साक्षी के रूप में बुला सकता है। 160 के क्लास 1 में क्लास भी पूछ लेता है। अब देखो, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं विचारण के दौरान, अन्वेषण के पूर्व, अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 का बयान दर्ज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। धारा 161 के में साक्षी की परीक्षा के कथन अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है? विचारण के दौरान, विवेचना से पूर्व, जांच के दौरान, विवेचना के दौरान। तो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है?
161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जा रहा? ट्रायल के दौरान नहीं हो जाएगा, गलत, कभी नहीं। विवेचना से पूर्व, कभी नहीं। जांच के दौरान, कभी नहीं। तो विवेचना के दौरान, विवेचना मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब आ जाओ, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन एक व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है और उन प्रश्नों जिनको उत्तर देने की प्रवृत्ति उसको आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की है? नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी, ज्ञान सिंह बनाम राज्य, रूपन देवल बजाज बनाम KPS गिल, RK डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन। तो किसमें? नंदिनी सतपथी बनाम, खूब इंपॉर्टेंट केस है, PL दानी का केस है। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह निर्णित किया गया कि 161 के क्लास 2 के अधीन एक व्यक्ति को क्या संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है? उन प्रश्नों जिनका उत्तर देने की क्या है? अपराध की प्रकृति में फंसाने की आशंका है, मतलब कि अगर उत्तर देगा तो वो अपराध में फंस जाएगा। तो अब क्या कहा गया PL दानी में? ये पढ़ो कि 161 के क्लास 2 के अधीन एक व्यक्ति उन प्रश्नों के विरुद्ध जिनके उत्तर की प्रदत्त आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता। कहाँ बताया? 161 के क्लास 2 में बताया है। देखो अब इसमें दो चीज पढ़ो, क्या कहता है? संरक्षण आरोप की आशंका में डालने पर, मतलब उसको आरोप उत्तर आपको देना होगा, लेकिन आपको आरोप में आपराधिक, उससे आपको आरोप से क्या आपराधिक आरोप से संरक्षण दिया गया, उत्तर देने से नहीं मना किया। दोनों में अंतर है, ये पकड़ लेना, ठीक है पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ। A joint statement of several witnesses recorded during the investigation will render these persons as incompetent witness, will render their statement as inadmissible, will neither render these the person as incompetent witness nor their the evidence as the inadmissible, will render these the person as the incompetent witness as well as their evidence as inadmissible। तो इसमें क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है C? पढ़ लिया जाए। C कहता है कि अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के संयुक्त बयान ना तो इन गवाहों को समर्थ साक्षी बनाएंगे और न ही उनके साक्ष्य को अग्राह्य बनाएंगे। यद्यप संहिता के धारा 103 161 का क्लास 3 यह उपबंध करती है कि ऐसे बयान को पृथकता लेखबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC यूज टू इसमें क्या कहता है? कॉर्बोरेटेड द स्टेटमेंट इन कोर्ट, कॉर्बोरेटेड एंड द कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट इन कोर्ट, कंट्राडिक्ट एंड द स्टेटमेंट इन कोर्ट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पज। ठीक है, तो इसका क्या है? कंट्राडिक्ट एंड द स्टेटमेंट, अगर कंट्राडिक्ट हो तभी उसका 161 के बयान का आप यूज कर सकते हो। जब वो न्यायालय में कोई और स्टेटमेंट दे और उसमें और, तो दोनों में अगर वो होगा तो 161 का बयान प्रस्तुत किया जाएगा, कंट्राडिक्ट करेगा। तो अब इसको पढ़ लो, क्या कहता है? धारा 162 के अनुसार जब धारा 161 के तहत क्या कथनों के व्यक्ति के अभियोजन द्वारा पक्ष द्वारा बुलाया जाता, तब यदि उसके कथन सम्यक रूप से साबित कर दिए गए हों, तब अभियुक्त द्वारा ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत ऐसा किया जा सकता है। न्यायालय की अनुज्ञा अभियोजन द्वारा भी ऐसे साक्षी का क्या खंडन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अन्वेषण के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन विचारण के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, केवल साक्षी की संपुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है, केवल साक्षी के साक्ष्य के विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो कब प्रयोग किया जाता है? केवल साक्षी के साक्ष्य के विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। 164, 163, 162, 161, 161 मत मानना, 161 में बयान 162 मार के आना। ठीक है, 162 एक धारा बाद की मार के आना।
162 का क्लास 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान दिया गया कोई भी कथन लेखबद्ध किया है तो कथन करने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल कथन दे दिया ठीक है, हस्ताक्षरित नहीं किया जाए। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत अब लिखित कथन कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं है? तो किस में बताया गया? अभी मैं बताया हूँ 164, 313, 161 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 162 के क्लास 1 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊँ। क्या कहता है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में हमने आदेश किया, क्या अभिनिर्धारित किया कि एक ही घटना की कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती है? क्या कहा? एक ही घटना की कोई दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में पहले दर्ज की गई प्रथम सूचना एफआईआर को मुख्य प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सभी को धारा 162 सीआरपीसी के अधीन क्या कथन माना जाएगा, स्टेटमेंट माना जाएगा। बाकी जो एफआईआर दर्ज होगी उसे स्टेटमेंट माना जाएगा, जो पहले दर्ज हुई है उसी को क्या माना जाएगा, उसी को माना जाएगा एफआईआर। तो किसमें कहा गया? कुलदीप चौधरी एट कुलदीप यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अमीश देवगन बनाम भारत संघ का मामला, राजेश धीमन बनाम हिमाचल प्रदेश का मामला, कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा। तो अमीश देवगन का मामला ये खूब इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में खूब इंपॉर्टेंट था इस मामले का। अमीश देवगन बनाम भारत संघ के मामले में ये कहा गया जो पहली एफआईआर दर्ज है उसी को एफआईआर माना जाएगा, बाकी बाद में जितनी एफआईआर दर्ज किया गया उसे क्या स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लो। अमीश देवगन बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक ही घटना की कोई दूसरी प्रथम रिपोर्ट नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में पूर्व दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य सभी की धारा 162 दंड प्रक्रिया के अधीन क्या मानना चाहिए? कथन मानना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 164 की परिधि में आने वाले बयान को अभिलिखित किया जाता है। किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, पुलिस अधिकारी 161 करता है, किसी न्यायिक या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उपयुक्त में से सभी नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कार्यपालक भी नहीं होगा। क्या होगा? किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसमें 164 के अंतर्गत संस्वीकृति या कथन अभिलिखित करने की शक्ति महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई, चाहे वह संबंधित मामले में अधिकारिता हो या ना हो। नेक्स्ट आ जाऊं। 164 दंड प्रक्रिया 1973 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है मेट्रोपॉलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी द्वारा, अभियोजन अधिकारी द्वारा। तो ये है क्या है इसमें 164 का संस्वीकृति अभिलिखित किया जाता है, तो मेट्रोपॉलिटन और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 164 दंड प्रक्रिया के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है अभिलिखित कथन को क्या समझा जाएगा? मामले के विचारण के दौरान मुख्य परीक्षा नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक 161 दंड प्रक्रिया के अधीन किया गया कथन समझा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 में यथाबंदिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा। धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत पूर्वोत्तर कथन के रूप में समझाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 137 में एविडेंस की धारा 137 में स्पेसिफिक मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा। मुख्य परीक्षा नहीं, क्या समझा जाएगा? कथन। अब इसका डिटेल पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है डिटेल कि सीआरपीसी की धारा 164(5) का और खा के 164(5) का और खा के अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति ने जो अब इसको बड़ा कर लो यार, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा वो सही से हो नहीं पाया, पीडीएफ बन नहीं पाया, तो ध्यान से देख लेना बैरक को, वो घटना चक्र खोल के। जो अस्थायी या स्थायी रूप से क्या मानसिक है या शारीरिक रूप से निःशक्त है खंड का के अधीन निम्नलिखित कथनों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 133 में यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा में बदले में किया गया कोई कथन समझा जाएगा कि कथन करने वाले विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसा कथन प्रतिपक्षा की जा सकेगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 52वां नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 52वां क्या है देख लेते हैं। क्या कहता है
न्यायालय में दिए गए साक्ष्य ही तात्विक साक्ष्य हैं। क्या कहता है? न्यायालय में दिए गए साक्ष्य ही तात्विक साक्ष्य हैं। और क्या कहता है कि धारा 164 में दंड प्रक्रिया के तहत दिए गए कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने और अनुमत नहीं होगा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था? अरुणा बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, राजेश ए सरकारी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में, सोम सुंदरन बनाम और क्या बोलते हैं सोमू बनाम राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा, पुलिस आयुक्त देवकरण बनाम मध्य प्रदेश। तो किस में बताया गया? सोमा सुंदरम वाले केस में बताया गया है। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हो। डिटेल वही चीज़ दिया जो ऊपर दिया, लेकिन पढ़ लिया करो। 2 बार पढ़ोगे तो 2 बार याद हो जाएगा। सोमा सुंदरम बनाम सोमू बनाम राज्य के मामले में क्या कहा गया? पुलिस उपायुक्त 2020। इसमें कौन सा था? प्रतिनिधि द्वारा पुलिस उपायुक्त 2020 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। अब क्या अब निर्धारित हुआ? यह निर्धारित हुआ कि न्यायालय में दिया गया साक्ष्य ही तात्विक साक्ष्य है। मतलब जो न्यायालय 161 का बयान नहीं, 164 का बयान ही, इसका मतलब क्या है? 164 का ही बयान फैक्चुअल एविडेंस है, ठीक है, तात्विक साक्ष्य है। जहां अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, जहां अभियुक्त के पास कोई दस्तावेज पे साक्ष्य, अभिलेख पे साक्ष्य नहीं है, वहां मात्र उसके संस्वीकृति के कथनों के आधार पर, अर्थात धारा 164 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए कथन के आधार पर अभियुक्त को क्या कहा? दोषी ठहराना या अनुमत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? फौजदारी प्रक्रिया सीआरपीसी 1973 की धारा 164A के अधीन बलात्कार की किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद के कितने दिन के अंदर परीक्षण के लिए पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सा के पास भेजना होगा? 6 घंटों के अंदर, 12 घंटों के अंदर, 24 घंटे, 36। कौन सा हो जाएगा? 24 घंटे के अंदर। क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 164 बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा से संबंधित यह धारा के अनुसार जब बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है तो उस स्त्री के शरीर का जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है तो किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा करना प्रतिस्थापित है। वहाँ ऐसे परीक्षा सरकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री या ऐसे अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसी संस्वीकृति का कथन विधिक होकर साक्ष्य में ग्राह्य होगा, अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य होगा, विधिक होगा किंतु केवल संपोषण होने पर ही ग्राह्य होगा, अविधिक होगा किंतु अन्य साक्ष्य में से संपोषण होने पर ही ग्राह्य हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य होगा। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति कन्फेशन लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है, मजिस्ट्रेट शपथ दिलाता है तो ऐसा कन्फेशन युक्त कथन अविधिक होकर, मतलब लीगल नहीं, अविधिक होकर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। अविधिक होगा, इल्लीगल होगा, अग्राह्य का शपथ पे दिलाता है। क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5) के अनुसार संस्वीकृति से भिन्न, अदर देन कन्फेशन, वहाँ पे लिखा संस्वीकृति से भिन्न किसी कथन का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट को कथन करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति प्रदान है। मतलब जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? कन्फेशन कर रहा है, तब उस पर शपथ नहीं दिलाया जाएगा, बाकी और स्टेटमेंट के लिए शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, यही कन्फेशन और स्टेटमेंट में अंतर है। अब देखो क्या कहता है, किसी व्यक्ति के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में अभिलिखित किया जाता, मतलब इन्वेस्टिगेशन की दशा में
मजिस्ट्रेट जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा तब कथन दर्ज करता है। ऐसा दंड प्रक्रिया धारा 1973 की किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? 164 का जब चल रहा अन्वेषण क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के कथन को मजिस्ट्रेट द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में अभिलिखित किया जा सकता है। ऐसा दंड प्रक्रिया 19 किस धारा में बताया गया है कि शपथ दिला के उसके कथन को लिखा जाएगा? संस्वीकृति को नहीं, लेकिन कथन को 161 में, 164 के क्लास 5 में, 162 में, 273। तो 164 के क्लास भी याद रख लेना, 5 में कहा गया है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है विचारण के दौरान, अनुसंधान के दौरान, विचारण और अनुसंधान के दौरान, अनुसंधान के क्रम में, परंतु जांच या विचारण के पूर्व कर सकता है। देखो, इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कर सकता, लेकिन जांच और विचारण प्रारंभ होने से पूर्व करेगा। जांच और विचारण पूर्व होने से पहले ही 164 का बयान दर्ज होता है। ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कि संहिता की धारा 164(1) के द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की संस्वीकृति को अन्वेषण के दौरान तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व अभिलिखित। खूब इंपॉर्टेंट है। 164 का बयान कब? अन्वेषण के दौरान, जांच और विचारण प्रारंभ होने से पूर्व। A non-confessional statement recorded under section 164 of CRPC is a substantive piece of evidence. It is a substantive piece of evidence. May or may not be the substantive evidence depending upon the facts and the circumstances. None of the above. तो इसमें क्या हो जाएगा? Is not a substantive piece of evidence. यदि कोई असंस्वीकृति वाला कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाता है तो वह कथन सारभूत साक्ष्य का भाग नहीं माना जाएगा। इस धारा के प्रावधानों को आकृष्ट करने के लिए ऐसे कथन को संस्वीकृति के रूप में होना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति का अभिलेखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करने का कर्तव्य है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। यह चेतावनी देने का कर्तव्य है कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त की जा सकती है। संस्वीकृति वाले कथन को देखो, अब इनका है एविडेंस से 24 से 28 भी यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। वो 30 तक प्रारूप में अभिलेख करने का कर्तव्य होगा। इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्वीकृति क्या है? स्वैच्छिक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कहा गया है मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। नहीं पूछा, पहले पकड़ो, नहीं पूछा है। तो इसमें क्या? संस्वीकृति वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलेख करने का कर्तव्य नहीं है। मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर को जो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ 164 के अधीन संस्वीकृति वाले कथनों को प्रश्नों एवं उत्तर के प्रारूप में लिखने का कर्तव्य मजिस्ट्रेट का नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कि निम्न में से कौन सा धारा 164 सीआरपीसी 1973 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? अभियुक्त को चेतावनी देना, संस्वीकृति स्वैच्छिक की जानी चाहिए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन अभिलेख होना चाहिए, संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन दिया जाना चाहिए। अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन करना ये आवश्यक तत्व नहीं है। 164 अकेले, 164 बिना क्या बोलते हैं अधिवक्ता की उपस्थिति में भी लिखाया जा सकता है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक तत्व नहीं है पूछा है तो ये हमेशा कब? अधिवक्ता की उपस्थिति में 164 का बयान लिखा जाता है, ठीक है। 161 का बयान में क्या बोलते हैं? उसकी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। ये 164 का बयान है, ठीक है। कहता है कि संस्वीकृति अभिलेखन में चेतावनी स्वैच्छिकता
तथा ज्ञापन आवश्यक तंत्र, किन कथन का अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थिति में लिखा जाना आवश्यक तत्व नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2008 में दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम धारा 164(1) में जोड़े गए हैं, परंतु के अनुसार यदि अधिवक्ता संस्वीकृति या कथन श्रव्य दृश्यमान इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा करता है तो उसका कथन उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही अब लिखित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाऊं। निम्न में से किस वाद में अब निर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन होना चाहिए? राजेश रंजन बनाम CBI, बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य, नवीन चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य, अमित सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो किस में हो जाएगा ये? बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य, बाबू भाई उदय सिंह बनाम परमार राज्य। तो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। कैसे निश्चित रूप से पालन होना चाहिए? धारा 164 में अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 164 क्या कहता है? अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक लाभदायक उपबंध है। एक निश्चित रूप में सावधानी बरतने के लिए इसके उपबंधों का पालन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाऊं। दंड प्रक्रिया की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्यों के अभिलिखित कथन होते हैं। सारवान साक्ष्य होते हैं, संपोषक साक्ष्य होते हैं। सारवान एवं संपोषक दोनों होते हैं। ना सारवान साक्ष्य होते हैं, ना ही संपोषक साक्ष्य होते हैं। इसमें क्या है? संपोषक साक्ष्य होते हैं। 164 का बयान क्या होता है? संपोषक साक्ष्य होता है। डिटेल पढ़ लो। संपोषक मतलब जैसे कि अब 164 के बयान के आधार पर कोई चाकू या कोई चीज़ बरामद हो गया तब वो माना जाएगा, लेकिन अकेले उसके आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, उसके साथ एक एविडेंस की और आवश्यकता होगी। धारा 164(5) के अधीन संस्वीकृति से भिन्न अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन का प्रयोग सारवान साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसे अभिलिखित कथन का प्रयोग कथन करने वाले कथनकर्ता का खंडन करने अथवा उसका संपोषण करने के लिए किया जा सकता है। बलात्कार कारित करने के अपराध में अन्वेषण के दौरान अपकथित पीड़िता की चिकित्सा जांच कराई जाती केवल एक मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा, आवश्यक रूप से संबंधित विवेचना अधिकारी की प्रार्थना पर, जब ऐसा करना आवश्यक समझे। नेक्स्ट आ जाओ। विवेचना अधिकारी द्वारा अपने पुलिस अधीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के उत्पाद उस पीड़िता स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से सहमत देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का के अनुसार बलात्कार की पीड़िता स्त्री की जांच उस पीड़िता स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2005 के द्वारा डाली गई बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा संबंधी कौन सी धारा? 164(a) है। डायरेक्ट याद करो, ये सब जमान पे होना चाहिए 2005 में। 164(a) है। ठीक है, इसमें कोई सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको पढ़ो। आपराधिक प्रक्रिया कब? 2005 द्वारा। ये 164 है, 2005 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। 164 है बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा, और उसकी रेपिस्ट की कहाँ? 53(a) में होती है। रेपिस्ट होता है उसकी 53(a) में होती है, और बलात्कार की पीड़िता का 164(a) में होता है। तथा इसके अनुसार बलात्कार से पीड़िता किसी स्त्री की जांच सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी पीड़िता स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से सहमत देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? दंड प्रक्रिया की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो दांडिक न्यायालय जारी करता है तलाशी वारंट, अधियाचन पत्र, अनुरोध पत्र लिखित करते। तो क्या? अनुरोध पत्र जारी करता जब भारत के बाहर। 166(a) जब भारत के बाहर तलाशी होना तो 166(a) याद कर लेना। CRPC की धारा 1973 166(a) के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी है तो फौजदारी न्यायालय प्रार्थना या अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करता है। या तो क्या करेगा? फौजदारी न्यायालय प्रार्थना पत्र जारी करेगा या अनुरोध पत्र या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट संबंधित देश के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी कोर्ट ऑफ अथॉरिटी को जो ऐसे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।
नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे गए दिए गए कूट रचना को सही उत्तर दीजिए। तो पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, तो पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा, व्यवसायी द्वारा परीक्षा, बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की चिकित्सा, ठीक है, परिवादी की सुरक्षा। तो देखो बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की परीक्षा कहाँ होती है? 53 ए में होती है, ठीक है। और बलात्संग की शिकार हुई महिला का कहाँ होता है? 164 ए में होता है, ठीक है। परिवादी की परीक्षा कहाँ होती है? 200 में होती है, ठीक है। और पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा कहाँ होती है? 161 के बयान में होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देख लेना, इसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद आ जाओ, सीआरपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, बलात्संग का शिकार हुई व्यक्ति की शारीरिक, जो शिकार हुई है पीड़िता का, 164 का, ठीक है। भारत के बाहर किसी देश या स्थान पर अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र, 166 ये सही है। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ दिया जाना चाहिए, 167 रिमांड है, ये गलत है, यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अन्वेषण की कार्रवाई में डायरी 172, अन्वेषण डायरी किस में है? 172 में, ये भी सही है। 167 में क्या है? ये कहाँ है? जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ देना, 169 में, ये याद कर लेना। जब साक्ष्य ही नहीं मिलता तो अभियुक्त को क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। किस धारा में? 169, याद कर लेना। 169 में जब साक्ष्य ही नहीं है तो अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। 164 में जब उस प्रक्रिया का उल्लेख है जो 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके। नेक्स्ट पेज आ जाओ। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या किसी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है और केवल निम्न अधिकतम अवधि के लिए: 15 दिवस के लिए, 90 दिवस के लिए, 24 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए। तो किसको पूछा? कोई भी न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम जेएम फर्स्ट क्लास पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए, मतलब पुलिस कस्टडी में कितने? 15 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 24 घंटे, 10, तो 15 दिन के लिए दे सकता है जेएम फर्स्ट क्लास, 15 दिन। याद कर लेना। 167 की उपधारा 2 के अनुसार कोई भी जेएम फर्स्ट क्लास अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में रिमांड के लिए कितने दिन के लिए अवधि प्राधिकृत करेगा? कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं दे सकता है। रिमांड की अवधि जेएम फर्स्ट क्लास कितना रिमांड दे सकता है? जेएम फर्स्ट क्लास अधिकतम 15 दिन की रिमांड दे सकता है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, सबसे आवश्यक तथ्य क्या है? कि प्रथम बार व्यक्ति के रूप में समानता प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना, तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। तो 167 में क्या है? क्या कहता है? 100 क्या पूछा? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, प्रथम बार व्यक्ति को क्या? सशरीर प्रस्तुत करो, लिखा हुआ है वहाँ पे, सशरीर प्रस्तुत करो। जब आप पढ़ोगे 167 तो वहाँ लिखा हुआ है 167 के परंतु खा के अनुसार, 167 के अनुसार किसी भी अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को उसके समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। जब तक वो रिमांड पे नहीं देगा मजिस्ट्रेट, जब तक उसको सशरीर न्यायालय के सामने पेश नहीं कर दिया जाता तब तक वो रिमांड पे नहीं देगा। नेक्स्ट आ जाओ। यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है: 10 दिन, 15 दिन, 13 दिन, 30 दिन। तो 15 दिन अभी बताया हूँ, 15 दिन, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण नहीं पूरा हो सकता है। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अधीन, कौन सा व्यक्ति है इसमें? बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति, तथा 24 घंटे के अंदर उसके द्वारा अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अंतर्गत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट से अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अभियुक्त को 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु, आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष से अधिक के कारावास। अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से अभियुक्त को अधिकतम 90 दिन तथा अन्य अपराध के मामले में अधिकतम कितने? 60 दिन का, अधिकतम 60 दिन की अभिरक्षा में भेज सकता है और इस अवधि के बाद अभियुक्त जमानत पर हकदार होगा।
देखो 10 वर्ष से अधिक होगा तो अधिकतम कितनी रिमांड दे सकता मजिस्ट्रेट, 90 दिन की दे सकता, और 10 वर्ष से कम आदम है तो अधिकतम 60 दिन का दे सकता है, ये याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अपराध जिसके लिए सजा मृत्यु, आजीवन या 10 वर्ष कम से कम 10 वर्ष साल तक के अवधि की सजा के अलावा अन्य अपराधों के जांच के दौरान नज़रबंदी की कुल अवधि, यानी कि इनसे कम 10 वर्ष से कम तो अभी पढ़े हो 60 दिन तक दे सकता, 10 वर्ष से कम हो तो इसके अलावा अगर कुछ हो तो क्या होगा, 60 होगा, नहीं तो 90 देगा। जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम कितनी अवधि के लिए निरोध के लिए प्राधिकृत कर सकता, 90 दिन के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता 167 की उपधारा 2 के अंतर्गत जहां अन्वेषण ऐसे अपराध से संबंधित मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय तो मजिस्ट्रेट 90 दिन से अधिक अवधि की अभिरक्षा या निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण की अवधि कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत रखते हुए यदि अपराध दंडनीय मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष के अन्यून अवधि से, ये सभी हो जाएंगे। सीआरपीसी की धारा 167 के अधीन निम्नलिखित में से किस सजा से संबंधित अपराधों की जांच पड़ताल के दौरान मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर 90 दिन की अवधि को मृत्युदंड, उम्र कैद दोनों है, और क्या है, कैद 10 साल से कम ना हो, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या कहता है, अभियुक्त को जमानत पर अजय अधिकार प्राप्त हो जाता है, मतलब जब उसको रिमांड की अवधि पूरी हो जाती है तो अजय अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब अन्वेषण नहीं पूरा होता है, कितने, 90 या 60 दिनों के अंदर, यही है, 90 या 60 दिनों के अंदर नहीं पूरा होगा तो जमानत का वो हकदार हो जाएगा। ठीक है, किसका, जमानत का वो हकदार हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है पुलिस अभिरक्षा में अधिकृत करने के लिए अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा सशरीर, देखो अब आ गया, सशरीर अधिवक्ता के माध्यम से एक आवेदन द्वारा जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर किए और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपादित, तो सशरीर, देखो पूछ लिया क्वेश्चन, जो मैं एमपीसीजे में क्वेश्चन पूछा, कैसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे, सशरीर प्रस्तुत करोगे। 167(2) परंतु खा 167 के परंतु खा के 167(2) के परंतु खा के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त उसके समक्ष सशरीर पेश नहीं किया जा सकता। देखो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको मत पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि केवल सेक्शन चेंज हुआ है, फैक्चुअल सारी चीज़ें वही है, तो ये आपको बहुत लाभ करेगा। और राजस्थान एपीओ में अभी भी पुराने ही सारे एक्ट हैं, तो इसे परमानेंट आप ये सीरीज का रोज 1 वीडियो 2 वीडियो रोज देखा करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, हत्या के लिए अभिरक्षा में रखा गया कोई भी अभियुक्त उसका हकदार नहीं है, जिसे दंड प्रक्रिया की धारा 167(2) के परंतु के अंतर्गत डिफॉल्ट या जमानत या कंपल्सरी जमानत कहा जाता है। जबकि क्या है, 90 दिन की अवधि अभिरक्षा में समाप्त हो जाती है, उसके विरुद्ध कोई और आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और उसने न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए मौखिक रूप से आवेदन कर दिया। कैसे किया गया है, मौखिक रूप से, अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के पश्चात अभिरक्षा में 90 दिनों की अवधि के समाप्त पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। और क्या है, फिर है कि आरोप पत्र अभियुक्त की अभिरक्षा में 90 दिनों के बाद किंतु अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने के हेतु मौखिक या लिखित रूप से आवेदन दिए जाने के पहले दाखिल किया गया। अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अन्वेषण के लिए सामान्य विस्तार हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आरोप पत्र अभियुक्त की अभिरक्षा में 90 दिन के बाद किंतु अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने हेतु मौखिक या लिखित रूप में आवेदन दिए जाने से पहले ही दाखिल किया गया, ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया 1973 धारा 167(2) के अनुसार रिमांड से क्वेश्चन जरूर पूछेगा।
जहां जहां अन्वेषण ऐसे अपराध से संबंधित है, कैसे ऐसे अपराध से संबंधित है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है और 90 दिन से अधिक अवधि हो गई है, तो यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देता है, तो यदि अभियुक्त को जमानत देता तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु इस प्रश्न के अनुसार जहां जमानत के लिए आवेदन देने से पहले आरोप पत्र न्यायालय में क्या हुआ है, दाखिल किया जाता है और 90 दिन क्या आरोप पत्र दाखिल कर दिया, चार्जशीट, तो अभियुक्त को 167(2) के परंतु का लाभ नहीं मिलेगा। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, ये याद कर लेना, तभी उसको ये अवधि पूरा होने के बाद जमानत दिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ने चार्जशीट बना के न्यायालय में दाखिल कर दिया तो उसे 167(2) के परंतु का लाभ नहीं मिलेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा तथा विपर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। पहले 7 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 14 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 10 दिनों की अवधि के दौरान। तो पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ लूँ। 167 के अनुसार अभिरक्षा की प्रकृति, अब मान लो न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में या पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में है, तो दोनों में कन्वर्ट करना है। को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में तथा पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में परिवर्तन पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान ही किया जा सकता। मान लो मजिस्ट्रेट ने पहले उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तो 15 दिन के अंदर ही वो पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता, उसके बाद वो नहीं भेज सकता, ये नियम है। अब आ जाओ, ए को बलात्कार से संबंधित अपराध किससे गिरफ्तार कर अन्वेषण के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया, उसको अधिकतम कितने संबंधित अवधि तक अभिरक्षा में, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 24 घंटे, तो 90 दिन रखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 167(2) के परंतु 1 के अनुसार ए को अधिकतम कुल मिलाकर 90 दिन तक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध या दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। 60 दिनों तक अभिरक्षा की अवधि उसके लिए जहां अन्वेषण परंतु 1 के अतिरिक्त अन्य अपराध के लिए 15 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा की अवधि एवं 24 घंटे की अवधि एवं 57 के द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा की अवधि। एक अभियुक्त पर 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है, अधिकार स्वरूप या जमानत पाने की मांग कर सकता है यदि पुलिस उसके विरुद्ध चालान पेश करने में असफल रहती है। 10 वर्ष से कम कारावास है तो कितने, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद। 10 वर्ष से कम है तो 60 दिन देखते मार दो, ये सब देख के ही मार दिया करो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसकी डिटेल भी पढ़, जितनी बार डिटेल पढ़ोगे याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। चूंकि अभियुक्त पर 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है तो वह सीआरपीसी की धारा 167 के सब क्लास 2 के परंतु के सेकंड के तहत अपने गिरफ्तारी 60 दिनों के भीतर अधिकार स्वरूप जमानत पाने की मांग कर सकता है यदि पुलिस उसके विरुद्ध चालान पेश करने में असमर्थ रहती है, क्योंकि परंतु 1 के अनुसार यदि अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय तो मजिस्ट्रेट 90 दिन से अधिक अवधि की अभिरक्षा या निरोध प्राधिकृत नहीं करेगी, यानी अभियुक्त तो जमानत पाने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, धारा 167 रिमांड के तहत सीआरपीसी में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी, कार्यपालक न्यायिक नहीं पूछा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिन तक के रिमांड दे सकता है, 7 दिन का। और वो कितने दिन तक रिमांड दे सकता है, वैसे नॉर्मली न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन का, लेकिन जहाँ पे 10 वर्ष या मृत्यु आजीवन कारावास है और अगर उसको जमानत देने की बात आ रही तब क्या होगी रिमांड की अवधि, तब 90 दिन हो जाएगी और 60 दिन हो जाएगी 10 वर्ष से कम की सजा में, ठीक है। ये इतना याद रख लेना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) का के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में अधिकतम 7 दिन की अवधि तक निरोध में प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि की समाप्ति पर उस अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन तक रख सकता है, याद रख लेना। कार्यपालक जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएगा 7 दिन तुरंत मार देना। क्या आता है, कथन ए,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167(2) के अंतर्गत स्वीकृति जमानत वही प्रसंगित रहेगी जो इस संहिता के अध्याय 33 के अंतर्गत जमानत स्वीकृत करने की होती है। बा कहती क्योंकि दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 167(2) के अंतर्गत स्वीकृत जमानत इस संहिता की धारा 437 के खंड 5 के अंतर्गत निरस्त नहीं की जा सकती। ए सही है और आर ये नीचे निरस्त की जा सकती है, ए केवल सही है इसमें, तो इसको पढ़ लो। कथन ए सही है परंतु बात सही नहीं है क्योंकि 167(2) के अंतर्गत दी गई जमानत 437 के अधीन 437 सब क्लास 5 के अधीन निरस्त की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, निरस्त 437 के सब क्लास 5 के अधीन निरस्त की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया। वह अपने आदेश की प्रति प्रसारित करेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सत्र न्यायाधीश को, जिला न्यायाधीश को, उपर्युक्त सभी को। तो किसे करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्या कहता है? 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया है तो वह अपने आदेश की प्रति प्रसारित करेगा। किसको? सीजीएम को भेजेगा 167 की प्रति। देखो इसमें 4 में दिया है रिमांड। रिमांड बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 167(4) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट जो निरुद्ध किए जाने का आदेश देता तो अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करेगा। किसी अपराधी को बरी किया जा सकता है या तहकीकात की समय सीमा संपूर्ण नहीं होती जब उसको सर्वोच्च दंड 2 साल का हो, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीना, 1 महीना। तो क्या होगा इसमें? 6 महीना। अब देखो इसमें क्या कहते हैं? 167(5) के अनुसार यदि संबंध मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा वो क्या किया, किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त गिरफ्तार किए जाने के 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश दे सकेगा। अब ये मजिस्ट्रेट 6 महीने के अंदर नहीं पूरा हुआ तो अन्वेषण को रोकने का आदेश देगा और जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट को समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों और न्याय के हित में 6 माह की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है, तब तक वो अन्वेषण करने पे रोक लगा सकता है। ठीक है। हत्या के अपराध से संबंधित खात्मा रिपोर्ट स्वीकार किया जा सकता है। अब हत्या के संबंध में खात्मा रिपोर्ट कैसे? मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ? मजिस्ट्रेट। खात्मा भी मजिस्ट्रेट के पास ही प्राप्त होता। ठीक है। 169 में 169 के अनुसार जब थाने के बाहर साधक अधिकारी अन्वेषण के बाद प्रतीत होता कि अभियुक्त के खिलाफ प्राप्त साक्ष्य नहीं है, यानी कि फाइनल रूट, खात्मा रिपोर्ट को क्या कहते हैं? फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। एफआर लगा दिया। फाइनल रिपोर्ट मतलब एफआर लगा दिया, ठीक, फाइनल रिपोर्ट कर दिया। ठीक है। कोई संदेह की उचित आधार नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? खात्मा रिपोर्ट। खात्मा रिपोर्ट को क्या है? फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट को ही एफआर कहते हैं। इसी प्रकार हत्या के अपराध से संबंधित मामले में जब कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो अन्वेषण खात्मा रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, सोचिए फाइनल रिपोर्ट में तो वो क्लोजर रिपोर्ट होगा, सॉरी CR होगा। क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा और मजिस्ट्रेट द्वारा इस रिपोर्ट 170 में एफआर फाइनल रिपोर्ट जिसमें वो फाइनल कर देता है कि इसने अपराध किया है। ठीक है। और क्लोजर रिपोर्ट है, ये क्लोज कर देता है, खात्मा कर देता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया क्लोजर रिपोर्ट 169 में है, ये याद कर लेना, और ये एफआर किस में है? 170 में है। ठीक है। यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट 169 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी केस डायरी बनाकर रखना अनिवार्य? 172 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के संबंध में अन्वेषण कार्रवाई की डायरी से संबंधित धारा 172(1) के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाइयों को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा जिसमें वह समय और उससे इत्तला मिली है, वह समय जब वह अन्वेषण प्रारंभ किया था, जब अन्वेषण समाप्त किया था, वह स्थान जहाँ वह गया था, जहाँ अन्वेषण या अनिश्चित परिस्थितियों का वर्णन करेगा। नेक्स्ट आ जाइए।
नेक्स्ट क्या है कि दंड प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ होता है। धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य को अभिलिखित करना, धारा 168 के अंतर्गत सूचना अभिलिखित करना, 154 के अंतर्गत कार्रवाई को अभिलिखित करना, 161 के अंतर्गत कथान को अभिलिखित करना। तो 172 में क्या लिखा जाता है, अन्वेषण कार्य को अभिलिखित किया जाता है। 172 में केस डायरी में अन्वेषण कार्य को लिखा जाता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जाता है। साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए, साक्षियों को बयान अभिलिखित करने के लिए, जांच एवं विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए, अन्वेषण पुलिस की सहायता करने के लिए। तो जांच और विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। 172 को किस लिए, जांच और विचारण में न्यायालय को सहायता के लिए, याद कर लेना। ये क्या कहता है, 172(2) के अनुसार कोई भी दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय जांच या विचारण के अधीन मामले में पुलिस डायरियों को मांग सकता है। ऐसे डायरियों को साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किंतु अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। केस डायरी या पुलिस डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो प्रयोग किया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता में जांच हेतु, अन्वेषण हेतु, ये भी दोनों हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कितने अन्वेषण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अन्वेषण की चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट की जब मजिस्ट्रेट वो जांच और क्या करता है, विचारण ट्रायल चलता है, तो उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन वो मेन उसमें क्या चीज़ रहता है, अन्वेषण की चीज़ें लिखी होती हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या चीज़ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 की आवश्यकता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अंततः स्थापित किए जाएंगे। केस डायरी में, अन्वेषण रजिस्टर में, रोजनामचा में, सभी रजिस्टर, साक्षी रजिस्टर में। तो किसमें, केस डायरी में किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। 172(2) का के अनुसार धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों का बयान केस डायरी में अंतः स्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा निम्नलिखित उपबंधों में किसमें यह प्रावधान किया गया कि बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस स्थिति में जिस स्थिति में पुलिस थाने को इत्तला अभिलिखित की गई थी, तो 3 माह के अंदर अन्वेषण पूरा। 173 का 1, 173 का 1A, 172 का 2, 173 का 3। तो इसमें किसमें, 173 का 1A क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये नया क्लास जोड़ा गया, ये सब जो नया नया जोड़ा इसको जरूर पढ़ लेना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार किसी बालिका के बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तिथि के 3 माह के भीतर, इन्वेस्टिगेशन कितने, 3 माह के भीतर पूरा करना चाहिए बलात्संग के मामले में, जिस स्थिति में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना अभिलिखित की गई थी। कब, जब उसको सूचना FIR प्राप्त हुई थी, उसके 3 माह के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन पूरा है। ये अधिनियम 2018 द्वारा इस धारा के अंतर्गत अन्वेषण 3 माह के स्थान पर अब क्या कर दिया गया, 2 माह कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट, पहले 3 माह था, अब क्या कर दिया गया, 2 माह कर दिया गया। ठीक है। अब देखो क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक विधि अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित की गई। 173, 163, 173, 183, 193। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 173 हो जाएगा। अब इसको डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है, आपराधिक विधि अधिनियम 2018 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 संशोधन किया गया। धारा 173(1) का के अनुसार किसी भी शिशु के बलात्कार या अन्वेषण उस तिथि से 3 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना लेखबद्ध की थी, परंतु 2018 में संशोधन द्वारा 173(1) का में बलात्कार के सभी अपराधों का अन्वेषण समय 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया। इसके अतिरिक्त धारा 173 की उपधारा 2 जा में निम्न धाराएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 DB के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय के अंदर पूरा किया जाएगा। 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, अनावश्यक अविलंब किए तो 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, पुलिस महानिरीक्षक को, कलेक्टर को। तो पुलिस रिपोर्ट किसको भेजी जाती है, किसको भेजी, मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट किसको भेजी जाती है, मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, ये हमेशा याद कर लें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है। ठीक है, 173(2) के तहत 173(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, पुलिस थाने के में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठतम अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा 173(2) दंड प्रक्रिया के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, केस डायरी में इंतजार रिपोर्ट। तो ये क्या होगा, पुलिस अधिकारी द्वारा 173(2) के अंतर्गत दंड प्रक्रिया के अधीन भेजी गई मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट ही कहलाती है पुलिस रिपोर्ट। 173(2) को ही क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, PR कहते हैं। ठीक है, 173 के 8 के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान किसे कहते हैं, पूर्व अन्वेषण जारी रहना, पूर्व अन्वेषण को समग्र रूप से अमान्य करते हुए प्रारंभ से नवीन अन्वेषण, पूर्व अन्वेषण से समग्र रूप में अमान्य करते हुए प्रारंभ पुनः अन्वेषण, या तो पूर्व अन्वेषण या जारी रहना, या पूर्व अन्वेषण को समग्र रूप से अमान्य करते हुए प्रारंभ से नवीन अन्वेषण, या पूर्व अन्वेषण के समग्र रूप में अमान्य करते हुए प्रारंभ पुनः अन्वेषण। तो अब क्या कहता है, कहता है कि CRPC 1973 की धारा 173 का क्लास 8 के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान का अर्थ है पूर्व में जो अन्वेषण चल रहा है उसका आगे में जारी रहना, अर्थात जो अन्वेषण प्रक्रिया उसने पूरी की है किया जाए। तो A के अंतर्गत उत्तर सही है। नेक्स्ट आ जाओ, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अन्वेषण पूरे होने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, पुलिस डायरी कहा जाता है, केस डायरी कहा जाता है, आरोप पत्र कहा जाता है, शिकायत। तो क्या किया जाता है, आरोप पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लिया करो। क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा जिसे आरोप पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक मजिस्ट्रेट क्या है, जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को अनदेखा कर सकता है और अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकता है। आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को अनदेखा कर सकता है और अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से लागू नहीं कर सकता है। और क्या है, आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को अनदेखा कर और अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से तभी लागू कर सकता है जब पुलिस के केस डायरी में गवाहों के कथन को अभिलिखित एवं जांच के दौरान वस्तुओं में एकत्र किया गया हो। आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को कभी अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों हो। तो कब कर सकता है, C ऑप्शन है। अब इसको डिटेल पढ़ लो नीचे। संपत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1973, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत संघ बनाम प्रकाश P हिंदुजा बोफोर्स वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत संघ बनाम प्रकाश P हिंदुजा वाले केस में मामले में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, ये बोफोर्स का मामला, प्रकाश P हिंदुजा वाला मामला कितना है, भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रकाश P हिंदुजा वाला मामला बोफोर्स प्रकरण है। ठीक है, बोफोर्स प्रकरण 2003 में क्या निर्धारित किया गया कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा 173 के अधीन के दी गई रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए मजिस्ट्रेट आबद्ध नहीं है और मजिस्ट्रेट केस डायरी या साक्ष्य और अन्य सामग्री जिसका संग्रह किया गया से यह बोध होगा कि अभियुक्त का अभियोजन न्यायसम्मत है। अब आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह विनिश्चय किया गया है कि केस डायरी में उपयोग नहीं किया गया। तो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता ना तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और ना ही उसका अवलोकन का दावा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बनाम हरीशचंद्र, मधुलिमे बनाम भारत संघ, मुकुंद लाल बनाम भारत संघ, JS देसाई बनाम बम्बई राज। तो मधुलिमे बनाम भारत संघ, अधिवक्ता केस डायरी नहीं मंगा सकता, वो देख नहीं सकता। मधुलिमे बनाम भारत संघ के बाद में यह निर्णय निर्धारित हुआ कि वो केस डायरी अधिवक्ता नहीं दे सकता। नेक्स्ट आ जाओ, किस व्यक्ति की आत्महत्या की खबर पाकर एक थाना OIC क्या करता है। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज क्या करता है, ठीक है, थाने का। दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना देगा
उपस्थित आरक्षी अधिकारी को सरजमीन दंतत्व करने की सूचना देता है। नेक्स्ट आ जाओ। और क्या कहता है, आत्महत्या की सत्यता और स्थापन के लिए मृत्यु की समीक्षा करता है उपयुक्त में से सभी। तो क्या करेगा, 174 में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट। 174 के अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या की सूचना थाने के बारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी को मिलती है तो नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या घटना के बारे में क्या करता है, सूचित करता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या करता है, एक मजिस्ट्रेट मृत्यु की समीक्षा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत सशक्त किया गया? 174 के 2 में, 174 के 3 में, 174 के 4 में, 174 के 5 में। तो किसमें? 174 के 4 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174(4) के अनुसार निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए संसक्त हैं, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेष सख्त किए गए कोई भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाओ। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। अभियुक्त का नाम, मृत्यु का प्रकटन करना, आयुध का ब्यौरा करना, घटना का ब्यौरा करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मृत्यु का प्रकट कारण। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में क्या, आत्महत्या आदि पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट करने से संबंधित मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। इसमें घाव, नीलों, अस्थिभंग और क्षति के अन्य चिन्ह का वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे किस प्रकार के और किस आयुध या उपकरण द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। मृत्यु समीक्षा से संबंधित प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कहाँ उपबंधित है? 171 में, 172 में, 173 में, 174 में। तो क्या पूछ रहा है, मृत्यु समीक्षा 174 में, ये याद कर लेना, मृत्यु समीक्षा 174 में। अब क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की कौन सी धारा लागू होगी कि जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, तो क्या होगा, अब देखो 174, 181, 154, 147। तो 174 पहले ही बताएं कि 174 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी व्यक्ति की आत्महत्या की इन्फॉर्मेशन मिलने पर CRPC 174 लागू होगी। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य द्वारा नियमित किसी विशेषता सशक्त किए गए अन्य पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की आत्महत्या करने या किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति द्वारा, जीव जंतु द्वारा या किसी अन्यत्र यंत्र दुर्घटना द्वारा मारे जाने की इत्तला मिलती है तो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी सूचना देगा। अन्वेषण करके मृत्यु दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा। धारा 181 के कुछ अपराधों के विचारण के लिए स्थानीय अधिकारिता की धारा 154 में प्रथम इत्तला रिपोर्ट तथा धारा 147 में भूमि जल उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद का निवारणार्थ उपबंध का प्रावधान करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाए तब वह गुम हो जाए, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, तब पुलिस की जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ, सेशन न्यायाधीश द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में वो अपराध हुआ है। अब इसको पढ़ लो। इसको ये क्या कहता है, जब 176 में मृत्यु के कारण मजिस्ट्रेट द्वारा जांच से संबंधित 2006 के उपधारा 1 के खंड का के अंतः स्थापित की गई। इस उपधारा के अनुसार पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर ऐसा अपराध हुआ द्वारा जाँच किया जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 106 पे आ जाओ। 106 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश 133 में, दोष सिद्ध पर प्रशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूत 106 में, जांच या विचारण का स्थानन 176 में, न्यूसेंस अर्जेंट मामलों के आदेश जारी करने की सख्त 144 में। तो इसमें किसमें? सी वाला। नेक्स्ट आ जाओ।
जांच या विचारण का स्थान के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 प्रावधान करती है। जांच या विचारण मतलब इंक्वायरी और ट्रायल का 178 करती है, जबकि 176 में मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के संबंध में प्रावधान करती है। अतः विकल्प सी को छोड़कर सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट वह यह शक्ति प्राप्त किया मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ करे? 176, 179, 276, 76। तो किसमें मजिस्ट्रेट 176 में पूछताछ कर सकता है। अब इसका डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता 176 के अनुसार जब मामला धारा 174 के उपखंड 3 या खंड 1 तथा खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का हो, तब मृत्यु कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा 1 में वर्णित अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि वह वैसा करता है तो ऐसे जांच करने में वे सब शक्तियाँ होंगी जो किसी अपराध की जांच करने में होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किन किन उपधाराओं में फौजदारी प्रक्रिया अधिनियम 2005 द्वारा फौजदारी प्रक्रिया की धारा 176 को शामिल किया गया? 176 वन ए, 176 वन ए, 176 वन बी, 176 का सब क्लास 5, 176 का सब क्लास 6, 176 वन ए, 176 का 5। तो 176 वन ए तथा 176 का 5। तो अब इसका डिटेल पढ़ लो। इसका डिटेल क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2005 द्वारा 23 जून 2006 से लागू है द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा 176 ए 1A और 176 5 को अंतः स्थापित किया गया। ये पूछा क्वेश्चन है बिहार में। जाल बिछाने की कार्रवाई निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? जांच का हिस्सा है, विचारण का, अन्वेषण का, और उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो किसका? अन्वेषण। जाल बिछाना मतलब अन्वेषण करना। ये कहाँ क्या? शैलेंद्र नाथ बोस बनाम बिहार राज्य। शैलेंद्र नाथ बोस बनाम बिहार राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निश्चित किया कि जाल बिछाने लेइंग ऑफ द ट्रैप की कार्रवाई अन्वेषण का भाग है। बड़ी बुराई को दूर करने के लिए छोटी बुराई को ग्रहण करना। अब क्या कहता है? ऑर्डिनरली प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा? वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, वेयर द विक्टिम रेसिडेंस, वेयर द एक्यूज रेसिडेंस, वेयर द FIR लॉज। तो क्या होगा? वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। जहाँ ये कहाँ बताया गया? 177 में। 177 में के अनुसार प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। साधारणतः जहां अपराध घटित हुआ है उसी न्यायालय की अधिकारिता या अवश्य पालनीय होगा कि क्या वह विवेचना दंड प्रक्रिया संहिता धारा 177 के तहत ग्राह्य आंशिक रूप से अनुदित आरोपी के रहने की जगह पर निर्भर करेगा, उच्च न्यायालय के निर्देश पर, या ठीक है उल्लिखित प्रणाली विलय की परिभाषा संबंधित है जब तक अन्यथा निर्देश ना हो। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 177 के अनुसार प्रत्येक अपराध का जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध किया गया था। अतः प्रश्न के अनुसार डी सही है। नेक्स्ट आ जाओ। XYP शहर में अपहरण करके उसे M शहर को ले गए, वहां पकड़े गए। तो P शहर या M शहर कहीं भी, केवल P शहर में, केवल M शहर में, उच्च न्यायालय के निर्देश। तो P शहर या M शहर कहीं भी किया जा सकता है। पढ़ लो इसका डिटेल। इसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 के अनुसार जहां यह अभिनिश्चित किया कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया, जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक क्षेत्रों में चालू रहता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? जहां विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में क्या कहता है? जहां विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों को मिलकर वहां उसकी जांच या विचारण स्थानीय क्षेत्रों में किसी पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय न्यायालय द्वारा की जा सकती है। उदाहरण P द्वारा शहर में अपहरण करके M शहर में Y को ले जाया जाता है। चूंकि अपहरण एक अनवरत अपराध है अतः दोनों का साथ स्थान पर विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ।
बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पढ़ा। विचारण के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जहां यह अनिश्चित है, मतलब सर्टेन नहीं, निश्चित नहीं है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में किसमें अपराध किया गया, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र में किसी की भी अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलो और बात आगे बढ़ो। जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में, अंशतः किसी दूसरे स्थानीय में किया गया और उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र में किसी पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद जहां अपराध चालू कर रहने वाला और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में चालू रहता, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र के किसी भी अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यही मेरे, ये भी सही है। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। जहां वह विभिन्न क्षेत्र में किए गए कई कार्यों को मिलाकर बनाता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र या उस स्थानीय की अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर में पहला कृत्य किया गया। यही हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन। अब इसको पढ़ लो, क्या कहता है? सीआरपीसी की धारा 178 के अनुसार क्या है? जांच या विचारण का स्थान एक जहां यह निश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में किए गए अपराध किए गए हैं, जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, उपधारा 3 में। और तीसरा क्या कहता है? जहां अपराध चालू रहने वाला किया जाना अधिकतम स्थानीय क्षेत्र में, जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों को मिलाकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र या किसी पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। एक मानहानिकारक लेखा के विरुद्ध जयपुर में लिखता है, लेखक दिल्ली में प्रकाशित होता है, एक के स्थान पर अभियोजित किया जाएगा। जयपुर में, दिल्ली में, जयपुर एवं दिल्ली दोनों में, जयपुर या दिल्ली में, जयपुर या दिल्ली दोनों में से किसी एक जगह। नेक्स्ट आ जाओ। एक 179 के अनुसार क्या है? क्या बोलते हैं, किसी कार्य की बात की ओर निकले हुए परिणाम के कारण अपराध, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारता के अंतर्गत ऐसे बात की गई, परिणाम निकला आता ए जयपुर या दिल्ली में अभियोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आ को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई, वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ उसे इलाज ले गया गया लेकिन मर जाता। निम्नलिखित न्यायालय में किस न्यायालय में? सुल्तानपुर, लखनऊ, ए बी दोनों जगह किया जा सकता है। 179 कहता है, ये दोनों जगह 179 कहता है। 179 के अनुसार जब कोई भी कार्य किसी बात को किसी के निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारता के अंतर्गत ऐसे बात की गई और ऐसा परिणाम निकला है। अतः सुल्तानपुर और लखनऊ के समक्ष न्यायालयों को मामलों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट आ जाओ। आपराधिक दुष्प्रेरण में विचार के लिए कौन सी अदालत ही केवल सक्षम है? अन्वेषण द्वारा गठित अपराध जिस स्थानीय न्यायालय की परिसीमा में हुआ है, कोई भी अदालत जहां अन्वेषण का उद्देश्य संगठित हुआ, जहां अपराधी को गलत तरीके से छुपाया गया, उपयुक्त में से सभी। तो जो क्या, जहां स्वप्रेरणा गठित अपराध जिस स्थानीय न्यायालय की परिसीमा में हुआ है, इसको क्या हो जाएगा? अब देखो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 180 के अनुसार जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं अपराध है या अपराध होता है, यदि अपराधकर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता है, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत इनमें से कोई कार्य किया गया हो। दृष्टांत, दुष्प्रेरण के आरोप की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में ऐसे दुष्प्रेरण कारित किया गया, अथवा उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं को दुष्प्रेरित अपराध कारित किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ। An offense of the theft can be tried under the court whose jurisdiction the theft has been committed. The stolen property is found in the possession of theft. The stolen property is kept by the accused knowing it to be stolen. Any of the above. तो इसमें कौन सा, यानी कोई भी हो सकता है। तो अब इसका डिटेल पढ़ लो। इसका डिटेल क्या कहता है
कि किसी भी चोरी के अपराध के लिए अभियुक्त का विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में चोरी की गई या जिसके क्षेत्राधिकार के चोर के कब्जे में संपत्ति प्राप्त की गई तो अभियुक्त द्वारा चोरी की गई संपत्ति को यह जानते हुए कि चोरी की है रखा गया धारा 180 या 181 के अंतर्गत उत्तर है। अब आ जाओ, An offense of kidnapping can be tried by a court having jurisdiction over the place where the kidnapping has taken place, where the kidnapping person is recovered, where the victim was the conveyed, concealed or detained किया गया हो, या all of the above। तो all of the above हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 181 की उपधारा 2 के अनुसार व्यापारण या अपहरण के मामले में जांच या विचारण एवं न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में व्यक्ति व्यापारण या अपहरण किया गया हो या ले गया हो या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, अवयस्क लड़की जो अपने पिता के साथ इंदौर में रहती है, अभियुक्त से प्रेम संबंध और उसके कहने से टैक्सी से अभियुक्त के साथ भोपाल आती है, कुछ दिन वहां अभियुक्त के साथ मुंबई में स्थायी तौर पर रहने लगती है। व्यापारण अपराध का विचारण कहाँ होगा? इंदौर में होगा, भोपाल में होगा, मुंबई में होगा, ऊपर वर्णित सभी स्थानों पे होगा। तो कहाँ? ऊपर वर्णित सभी स्थानों पे होगा। तो अब इसकी डिटेल पढ़ लो। किसी भी व्यक्ति के व्यापारण या अपहरण के किसी भी अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह व्यक्ति व्यापारित या अपहरित किया गया या ले गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। 181 का सब क्लास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है, बाद में उसे एम शहर में ले गया जहां उसके अपराध का पता चला। तो पी शहर या एम शहर कहीं भी किया जा सकता है, केवल एम शहर में, केवल पी शहर में, क्योंकि अपराध यहीं संपूर्ण हुआ है उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित। तो PIM में कहीं भी किया जा सकता है। तब इसकी डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है? CRPC 1973 की धारा 181(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यापारण या अपहरण के किसी अपराध की जांच विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह व्यक्ति व्यापारित या अपहरित किया गया या ले गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत समस्या में अपराध का विचार PIM शहर में कहीं भी किया जा सकता है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर C माना था। ए ने पटना में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह का अपराध घटित किया। ठीक है। फिर गया में वह अपनी पहली पत्नी बी के साथ अंतिम बार रह रहा था, जबकि उसकी पहली पत्नी ने अपराध कारित करने के उपरांत भागलपुर को स्थायी निवास बना लिया था। किसको स्थायी निवास बना लिया था? भागलपुर को। और क्या किया था उसने? भागलपुर को स्थायी निवास बना लिया था। इस प्रकार उसने क्या किया? विचारण को निम्न से किस स्थान में और किस क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हो सकता है? पटना द्वारा, भागलपुर द्वारा, गया द्वारा, इनमें से सभी। तो सभी द्वारा। तो 494 के अंतर्गत अपराध का विचारण उक्त तीनों स्थानों के समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालयों में कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? कहता है द्विविवाह का अपराध के लिए केवल जहां अपराध संगठित हुआ था, केवल उस जगह पर जहां अपराधी अपनी प्रथम पत्नी के साथ अंतिम बार रहा, AB दोनों कहीं भी अपराध संगठित होने के बाद महिला को का स्थायी निवास जहां अदालत की अधिकारिता हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 182(2) के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या 95 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, किया गया या अपराधी प्रथम विवाह या अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया हो। अपराध कारित होने के बाद प्रथम विवाह की पत्नी स्थायी निवास कर रही हो। तो तीनों विकल्प हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है। ए राजकोट से जबलपुर एक्सप्रेस गाड़ी में भोपाल से जबलपुर जा रहा था। इटारसी स्टेशन पर ए ने बी को जबलपुर का रहने वाला था गंभीर चोट कारित कर दी। इस अपराध का परीक्षण निम्न में से किस न्यायालय, भोपाल में जहां ए ने यात्रा प्रारंभ की, जबलपुर में जहां बी रहने वाला, इटारसी में जहां ए बी में गंभीर चोट आई, जहां मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कार्य करता। तो इसमें क्या हो जाएगा, इटारसी, जहां वह अपराध घटित हुआ। तो ये कौन सा बताता है, 183 बताता है भाई, ये पढ़ लेना, खूब इंपॉर्टेंट। 183 के अनुसार जब कोई भी अपराध या यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया जाता तो उस जांच या विचारण को ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाए जिसकी अधिकारिता से होकर व्यक्ति या वस्तु या जल यात्रा की गई हो। अतः ए बी द्वारा पहुंचाई गई गंभीर चोट का परीक्षण इटारसी के न्यायालय द्वारा भी न्यायालय में किया जा सकता है। ठीक है। ए हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाली रेलगाड़ी में लूटपाट कारित करता है, उसकी जांच या विचारण किया जा सकता है केवल हरिद्वार, केवल वाराणसी, केवल अपराध कारित करने के स्थान में किसी भी न्यायालय में जहां से होकर रेलगाड़ी गुजरती है। तो ये कहाँ बताया गया, ये 183 में बताया गया। ठीक है। 183 क्या है, खुले समुद्र यात्रा पर लागू होती, खुले समुद्र यात्रा पर लागू नहीं होती। भारत तथा खुले समुद्र यात्रा दोनों यात्राओं पर लागू होती है, असंवैधानिक है, खुले समुद्र यात्रा पर लागू नहीं होती। 183 याद कर लेना। धारा 183 यात्रा जल यात्रा के लिए अपराध के विचारण हेतु न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित करती या खुले समुद्र के यात्रा पर लागू नहीं होती। रिपब्लिक ऑफ इटली एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के एक विषय में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खुले समुद्रों पर अपराध के संबंध में मैरीटाइम जोन एक्ट या अन्य तस्मय प्रवृत्ति लागू होती है। नेक्स्ट आ जाओ। कथन है विभिन्न सशस्त्र प्रखंडों के वादों के विचारण के किए जाने के संबंध में आदेश देने की राज्य की शक्ति अत्यंत सीमित है। कारण यह असाधारण शक्ति का प्रयोग तब हो सकता है जब लोक न्याय का कारण इसके प्रयोग को न्यायोचित करता हो। तो इसमें कौन सा, इसमें ए और आर दोनों सही, ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका डिटेल क्या कहता है, कहता है सीआरपीसी 1973 की धारा 185 के अधीन राज्य सरकार को दी गई शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा या संविधान या तस्मय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए निष्कर्ष द्वारा, समिति द्वारा या कोई राज्य सरकार द्वारा उक्त न्यायालयों के निर्देश के विरुद्ध निर्देश नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Where to the courts the subordinate the same high court have taken the cognizance of the same offence and the question arise as to which of them shall try the offence. The question shall be decided by any one of these the court. The question cannot be decided by the court. The question shall be decided by the concerned high court. The question can be left of the parties. तो इसमें कौन सा हो जाएगा, the question shall be decided by the concerned of the high court हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या कहता है, कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 186 के अनुसार जब एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दो न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं और प्रश्न उठता किस न्यायालय द्वारा उसके वाद का विचारण किया जाना है, तो इस प्रकार का विनिश्चय उसके उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब क्या है, जब दो से अधिक न्यायालय में एक ही अपराध के संज्ञान के लिए और यह प्रश्न उठना उनमें से किसके द्वारा उस अपराध का संज्ञान या विचारण, तो किसके, हाई कोर्ट द्वारा। ये तो पढ़ा ही चुके हैं अभी। अब आ जाओ 17 पे। छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन, इसका डिटेल पढ़ लो। ठीक है, बहुत बड़ा है। 186 के अनुसार जहां दो या दो से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का 186 में बताया गया, धारा याद कर लेना, संज्ञान लेता और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किस उस अपराध के जांच और विचारण करने के लिए चाहिए, तो वह प्रश्न यदि वे न्यायालय में एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हों तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, यदि वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत पहले कार्रवाई प्रारंभ की गई है विनिश्चय किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में क्या हुआ जाएगा, कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, सीआरपीसी के अंतर्गत जहां दो या दो से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किस उस अपराध का विचारण करना चाहिए, तो वहां प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित करेगा। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीन है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा।
यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडीय स्थानीय अधिकारियों के अंतर्गत पहले कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है? जहां दो या दो से अधिक अदालत एक ही अपराध को संज्ञेय माना हो और तब इस मामले में कौन सा अदालत अपराध का विचार करेगा? यह दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो तथा उच्च न्यायालय के निर्देश पे ठीक किया गया अदालत हो। यह दोनों अदालत एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ना हो जहां अपराध पहले संगठित हुआ हो उस स्थानीय अदालत में। ए बी दोनों में जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित हो। तो ए बी दोनों में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा भारत के पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया 1973 के किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई? 188, 183, 182, 186। तो किसके अंतर्गत कार्रवाई? 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है? 188 के खा के अंतर्गत एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा भारत के पंजीकृत विमान पर अपराध के संबंध में कार्रवाई की जाती, जबकि धारा 182 पत्रों द्वारा किए गए अपराध, 183 जल यात्रा में किए गए अपराधों के संबंध में कार्रवाई का, 186 संदेह की दशा में उच्चतम न्यायालय में विचारण या जांच के लिए जिला निश्चित करना है। अब जब दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत भारत के बाहर कारित किए गए अपराधों के संबंध में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बताएगा? धारा 177, धारा 179, धारा 183, धारा 188। धारा 188 हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 भारत के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में भारतीय आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। इस धारा के अनुसार जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा खुले समुद्र में या अन्यत्र या किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत के रजिस्ट्री के किसी पोत या विमान द्वारा कारित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस प्रकार कार्रवाई की जा सकती है जैसा कि यह अपराध भारत में कारित किया गया। तो इस धारा के उद्देश्य में भारत से बाहर किए गए अपराधों या विचारणों के लिए भारतीय न्यायालय को सशक्त करना। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? ए जो कि भारत का नागरिक है, ए जो कि भारत का नागरिक है इंग्लैंड में क्या करता है? एक हत्या करता है और वह इंदौर में पाए जाने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए को हत्या के लिए कहाँ विचारित किया जाएगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में जहाँ वह पाया गया, भारत में किसी भी स्थान पर इंदौर में जहाँ वह पाया गया। 188 के अनुसार ए हत्या के लिए इंदौर में विचारित किया जाएगा जहाँ वह पाया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 190 में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान उन तथ्यों का जिनसे ऐसे अपराध बनता है या परिवाद प्राप्त होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वयं अपनी जानकारी से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 190 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने संबंधी प्रावधान है। इस धारा की उपधारा 1 के अनुसार इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई भी द्वितीयक वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। उन तथ्यों का जिनसे अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लगता है या स्वयं अपनी जानकारी या किसी ऐसे अपराध द्वारा किया गया। उपधारा 2 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी द्वितीयक वर्ग को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करना सक्षमता के अंतर्गत उपधारा 1 के अधीन संज्ञान के लिए सशक्त कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित? दोगा धारा 190 धारा 200 परिभाषित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं। धारा 2C में संज्ञान अपराध से संबंधित 190 में अपराध से 190 में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने संबंधी प्रावधान है, जबकि धारा 200 में परिवाद की परीक्षा किससे संबंधित है। ठीक है। स्वतंत्र अधिकार रहते हुए कोई भी मजिस्ट्रेट का अपराध का संज्ञेय सूचना मिलते ही कार्य कर सकता है। जब आरक्षी अफसर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो खुद के प्राख्यान के पर, ए बी दोनों पर, उच्च न्यायालय के निर्देश, तो ए बी दोनों पर। अब इसका डिटेल पढ़ लूँ।
क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट निम्नलिखित दशाओं में अपराध का संज्ञान सूचना मिलते ही कार्य कर सकता। उन तथ्यों का जिनसे ऐसे अपराध बनता, परिवाद प्राप्त होने पर, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर, प्राप्त स्वयं अपने इस जानकारी या ऐसे अपराध किया गया हो। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय या दोष सिद्ध के लिए प्राप्त आधार, अभियुक्त का कोई संभाव बचाव नहीं होगा, अभियुक्त निर्दोष होगा, संज्ञान लेने के लिए प्राप्त आधार है। तो इसमें कौन सा होगा, संज्ञान लेने के लिए प्राप्त आधार है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190(2) के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन से अपराधों का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 190(2) में। फिर नेक्स्ट आ जाओ। 190 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कौन संज्ञान ले सकता है? सेशन न्यायाधीश ले सकता है, उच्च न्यायालय ले सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट ले सकता है, जिला मजिस्ट्रेट ले सकता है। तो कौन ले सकता है 113 वो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ले सकता है। कौन ले सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया धारा 190 के अनुसार किसी भी अपराध का संज्ञान प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किए गए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा भी लिया जा सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। थोड़ा इसको बड़ा कर। ये क्या कहता है, क्या किसी सेशन न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण में शामिल करने की शक्ति है जिसके सुपुर्दी का आदेश ना हो? अब देखो ये क्या कहता है, नहीं, हाँ, तथ्यों पर निर्भर करता है, उच्च न्यायालय की अनुमति होने पर। क्या कहता है, हाँ है। अब देखो इसको डिटेल पढ़ो, डिटेल से ही समझ पाओगे। क्या कहता है, सीआरपीसी 1993 के अनुसार जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, कोई सत्र न्यायालय इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द के बिना अपराध का संज्ञान प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में नहीं लेगा। परंतु हरजी राम बनाम राजस्थान के मामले में यह निर्धारित किया गया कि जब किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध के कुछ अभियुक्तों की सुपुर्दी के परिणाम स्वरूप मामला समुचित रूप से सत्र न्यायालय में विचारण के लिए हेतु आता है, तो धारा 319 के एक अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसार सत्र न्यायालय आरोप पत्र तथा उसके साथ पेश किए गए अन्य दस्तावेजों को विचार करने के पश्चात ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में शामिल कर सकता है जिसकी सुपुर्दगी नहीं की गई थी, और वह व्यक्ति जिसके समक्ष अभियुक्त नहीं था उस व्यक्ति या अन्य अभियुक्तों के साथ विचारित कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सत्र न्यायालय को अपराध को आरंभिक अधिकारिता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है जब तक कि मामले को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा न गया? 193, 194, 195, 196। तो 193 में क्या कहता है, 193 पढ़ लो। आप दंड प्रक्रिया 193 के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों को संज्ञान लेने का प्रावधान करती है। इसके अनुसार कोई भी सत्र न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि मामले पे इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द ना किया गया हो। ठीक है, 193 सुपुर्द नहीं किया गया हो। अब क्या है, कहता है कि साधारण चोट पहुँचने से कि एक मुकदमे में सेशन जज ने एक अभियुक्त को केवल 1 माह के साधारण कारावास से दंडित किया। जज ने अपनी शक्तियों की सीमा में कार्य किया, ने अविधिक कार्य किया, मुकदमे का परीक्षण नहीं कर सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मुकदमे का परीक्षण सेशन न्यायालय नहीं कर सकता है। देखो क्या, साधारण चोट पहुंचने का मामला एक ऐसा अपराध है जिसका विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। सेशन जज मुकदमे का परीक्षण नहीं कर सकता। दंड प्रक्रिया की धारा 193 उपबंध है कि सत्र न्यायालय केवल उन्हीं मामलों का संज्ञान लेगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द किया जाता है, अन्यथा नहीं। किंतु संहिता की धारा 462 के प्रभाव में गलत स्थान पर की गई कार्रवाई निष्कर्ष दंडादेश आदेश तभी अपास्त किया जाएगा जब इससे वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है। सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही है? उपार्पण के बिना संज्ञान ले सकता, उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता, उपार्पण पर सुपुर्द होता। ठीक है, और क्या, जिला दंडाधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता, पुलिस अधीक्षक द्वारा पेश किए गए चालान पर ही संज्ञान ले सकता, उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता। सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन दंड प्रक्रिया अथवा तस्मय प्रभृत किसी अन्य विधि के अभियुक्त रूप से उपबंधित सिवाय प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं किया जाता। 193 सपठित 209, 193 में बताया गया 209 में सुपुर्द किया जाता है। उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है
बिना नए तथ्यों के अच्छे साक्ष्य में नई कार्रवाई की प्रतीक्षा औपचारिक आरोप पत्र की विवेचना के बाद अभियुक्त को निर्दोषिता स्थापित उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है। उन्मोचन अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता का निर्धारण नहीं करती। उन्मोचन वहाँ किया जाता है जहाँ अभियुक्त या आरोपित अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं हो पाता, अर्थात पत्रावली या उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, तो उन्मोचित अभियुक्त व्यक्ति को उत्तरवर्ती अन्यथा विचार में पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। क्या कहता है, यदि परिवादी मामले में सुनवाई के दिन अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट स्वाविवेक कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता? जहां आरोप विरचित किया जा चुका हो, जब अपराध संबंधी हो, जब अपराध आसंज्ञेय हो, जब कार्रवाई परिवाद पर संस्थित की गई हो। तो इसमें क्या होगा? जब आरोप विरचित किया जा चुका हो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, लास्ट पेज है आज का, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। आज के बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस पेज को शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को लोगों में शेयर कर दीजिए, शायद सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। यदि परिवादी मामले में सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहता है तो मजिस्ट्रेट स्वाविवेक कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, किंतु आरोप विवेचना के पश्चात उन्मोचित नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 195 क्लास 3 के अंतर्गत न्यायालय शब्दावली में केवल सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, राजस्व न्यायालय, सिविल, आपराधिक, राजस्व तीनों धारा 195 के 3 के अनुसार न्यायालय शब्द में सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड न्यायालय, केंद्र एवं राज्य स्थापित द्वारा अधिकरण भी शामिल है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, किसी साक्षी या व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के धमकाने पर परिवाद पेश किया जा सकता है। साक्षी या अन्य कोई भी व्यक्ति, पुलिस, न्यायालय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, साक्षी या अन्य कोई भी व्यक्ति। इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में दंड प्रक्रिया 195 में साक्षियों की धमकी इत्यादि देने के मामले में प्रावधान करती है। इसके अनुसार कोई भी साक्षी, कोई भी अन्य व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाने या परिवाद दाखिल कर सकता है। यह दंड प्रक्रिया के संशोधन 2008 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अभियोजन की पूर्व स्वीकृति संबंधी धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संरक्षण प्राप्त सभी लोक सेवकों को, केवल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों को, संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बल के सदस्यों को, जबकि उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में यह कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करता था, ऐसा तात्पर्य था। वो उपयुक्त ABC तीनों सभी व्यक्ति, तो ABC तीनों व्यक्तियों को पढ़ो। क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 197 के अनुसार न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट लोक सेवा या संघ या राज्य सशस्त्र बलों के सदस्यों या अभियोजन संबंधी सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जा सकता है। उपरोक्त दशा में केवल लोक सेवक, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट संरक्षण प्राप्त है तो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहे थे या वरना यह करना तात्पर्य था। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में एक सेशन अदालत प्रारंभिक अधिकारिता होते हुए भी आरंभिक मामले में अधिकारी का लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान ले सकता? कोई भी अन्वेषण का मामला हो, किसी भी अपराध को संगठित करने के लिए प्रयास करना, कोई भी अपराध जो षड्यंत्र के तहत हुआ हो, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक निम्नलिखित में से किसी की सहमति नहीं ली जाती: सुरक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, संबंधित राज्य, केंद्र सरकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(2) के अनुसार कोई भी न्यायालय संबंध के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान जिसके बारे में कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, तब उसका ऐसा करना तात्पर्य था, तब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो मामले का तब तक ना होना विचार करेगा, विचारण सुपुर्द करेगा और ना ही कोई अपील ऐसे मामलों में सुनेगा जब तक कि उच्च न्यायालय की अनुज्ञा न ली जाती, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुज्ञा न ली गई, उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा न ली गई, उपयुक्त में से कोई नहीं तो उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा न ली गई। जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो वह मामला ना तो विचारण करेगा और ना ही विचारण सुपुर्द करेगा और ना ही कोई अपील सुनेगा, और जब तक कि क्या बोलते हैं उसके अपील न्यायालय उसकी अनुज्ञा ना ली गई हो।
आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कौन सी धारा न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित 195, 196, 197, 198, तो कौन सी धारा 197 न्यायाधीशों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। अभी इनिशियल फेज़ है तो बोलता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ओके, थैंक यू।